हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पना क्लासेस में। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो देखा पॉलिटी का, जो कि सिटीजनशिप चैप्टर से था। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 था वो। तो आज ये चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 है। तो वैसे तो मेरा मन था कि क्योंकि ये छोटा सा पार्ट आज होगा, करीबन 15-20 मिनट का ही वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं बचा हुआ है ये पार्ट, तो इसको मैं फंडामेंटल राइट्स के साथ मिला दूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट खुद में ही एक अलग एकदम एक सेगमेंट है, तो उसको हम लोग एकदम अलग से ध्यान से देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जितना भी सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो, कैसे गवा सकते हो, बेसिकली हमने एक्विजिशन एंड लॉस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे ओसीआई बोल के कुछ एक आया था, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। बाद में उसको नाम चेंज करके ये कर दिया गया था। तो मैंने बोला था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो आप लोग टेंशन ना लो। तो मैं इसी के बारे में आज डिस्कस करने आ चुका हूं। तो ज्यादा नहीं, करीबन 15 मिनट्स का छोटा सा डिस्कशन होगा, ठीक है। मे बी उससे भी कम हो, तो हम लोग छोटा छोटा चीज देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप मेंस के आंसर राइटिंग में एज ए पासिंग रेफरेंस कहीं ना कहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ओके, तो जैसे सबसे पहले आते हैं, तो आप हेडिंग देख लो, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, सो अब 2000 सितंबर 2000 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, तो उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी का सेटअप किया। तो उनको ऐसा लगा कि जितने भी लोग ऐसे बाहर रह रहे हैं जिनका इंडिया के साथ लिंक है, तो उनके साथ एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, उनको एक अवसर दिया जाएगा, राइट। ऐसा तो कोई मतलब हम लोग मैंडेट नहीं कर सकते इस चीज का, बट वॉलेंटरीली अगर कोई इसमें अप्लाई करना चाहे, रजिस्टर करना चाहे तो कर सकता है। ओके, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM Sanghvi ji, okay, it recommended the amendment of Citizenship Act 1955 to provide for grant of dual citizenship to the persons of Indian origins belonging to certain specified countries. तो ऐसे तो देखो डुअल सिटीजनशिप बोल के कुछ ऐसा होता नहीं है, बट आप काइंड ऑफ इसको मान सकते हो, बट टेक्निकली ये है नहीं, ठीक है। इंडियन जो रूल्स है, ठीक है, या इंडियन जो गवर्नमेंट है, उसके माइंडसेट से, उनके माइंडसेट से देखे तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि डुअल सिटीजनशिप दिया जा रहा है। अच्छा, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, PIOs क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। वैसे वैसे इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट अभी मतलब नहीं चलता है, इट हैज बीन ऑब्सोल्यूट, इट हैज बीन मर्ज्ड विद OCI, इसीलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट एक आध फीचर्स है, अगर आपको मतलब चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं PIOs एंड OCIs का एक पूरा टेबल आपको दे दूंगा, जिसमें पूरा डिफरेंस लिखा हुआ हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या हुआ, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ OCI फॉर PIOs ऑफ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के बाकी जितने भी देश है, उनके जो PIOs हैं, उनको OCI कार्ड, ठीक है, वो दिया जाएगा, ठीक है, या फिर वो लोग एलिजिबल होंगे एज लॉन्ग एज देयर होम कंट्रीज अलाउज डुअल सिटीजनशिप। अब जैसे मैंने बोला कि OCI को अब इंडियन गवर्नमेंट तो डुअल सिटीजनशिप के हिसाब से नहीं मानती, बट अगर उनका होम गवर्नमेंट OCI को एक सिटीजनशिप के हिसाब से देखता है, एंड अगर वो डुअल सिटीजनशिप को अलाउ करते हैं, तभी वो उनको ये मतलब बोलेंगे कि हाँ आप ये ले सकते हो, ये परमिशन देंगे, ठीक है। बट अगर वो जिस कंट्री में अभी रह रहे हैं, वो जिस कंट्री के अभी सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप लेके रखे हुए हैं, अगर वो होम कंट्री ऐसा मानती है कि OCI कार्ड इज काइंड ऑफ ए सिटीजनशिप ओनली, तो बट हम लोग तो डुअल सिटीजनशिप में विश्वास नहीं रखते, हम लोग नहीं मानेंगे इसको, तो वो लोग नहीं ले पाएंगे, राइट। ओके, आगे क्या है, OCI इज नॉट एक्चुअली ए डुअल सिटीजनशिप, इंडियन गवर्नमेंट के सेंस में, ठीक है, एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 9 में है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, OCI कार्ड है, OCI कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2005। क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होने लग गया था, देखो, क्योंकि OCI सब लोग बोलते रहते हैं, तो ओवरसीज सिटीजनशिप या सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते रहते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि मतलब बाहर का भी किसी देश का सिटीजनशिप लेके रखा हुआ है, इंडिया का भी सिटीजनशिप है, तो ये क्या हो गया, ये तो डुअल सिटीजनशिप हो गया, जो कि वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एक्चुअली इसका नाम चेंज करके कर दिया गया द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, नोमेनक्लेचर ऑफ replaced the, ठीक है, nomenclature of replaced the OCI, overseas citizenship of India, with that of overseas citizen of Indian card holder, ठीक है, of India होगा, overseas citizen of India card holder, ठीक है। फिर से देख लो, the citizenship amendment act nomenclature replace the, ये nomenclature ऑफ नहीं होगा,
रिप्लेस द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो कार्ड है ये एक बस। आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 मर्ज द पीआईओस कैटेगरी विद द ओसीआई कैटेगरी इन 2015। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के बाद पीआईओ जो कैटेगरी है उसको भी ओसीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। राइट, ओसीआई का वैसे आप सबको याद है ना, रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था, ओसीआई का कार्ड अगर आपके पास है और 5 साल तक अगर आपने वो कार्ड को संभाल के रखा हुआ है, मतलब 5 साल तक अगर वो कार्ड वैलिड है, उसके बाद अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 12 महीना आके इंडिया में रहना पड़ेगा, आपको कार्ड मिल जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स कुछ कुछ देखते हैं हम लोग। ओसी कार्ड होल्डर्स, ठीक है, ओसी कार्ड होल्डर्स या ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स, गेट ए मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया, ठीक है, एंड आर exempted from registering with the foreign regional registration office। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर होना चाहिए था FRRO। तो उनको देखो, वीजा बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, वीजा बहुत तरीके का होता है। एजुकेशन वीजा होता है, एजुकेशन प्लस जॉब वीजा होता है, जॉब वीजा होता है, आई मीन वर्किंग वीजा होता है, फिर टूरिस्ट वीजा होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो कि एजुकेशन वीजा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। टूरिस्ट वीजा है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, प्रॉब्लम वर्किंग वीजा को लेके होता है। क्या पता है आपको क्यों ऐसा होता है? इसलिए ये ऐसा होता है कि देखो, अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तब तो हम लोग डॉलर्स में खर्चा करेंगे वहां पे जाके, ठीक है, डॉलर मजबूत होगा। अगर हम लोग पढ़ाई भी करने जा रहे हैं तब भी हम लोग खर्चा करेंगे, तो डॉलर हम लोग खर्चा करेंगे या कोई भी दूसरा करेंसी खर्चा करेंगे। बट अगर हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है, वर्किंग वीजा ले रखा है, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे डॉलर्स में कमाएंगे और हम लोग अपने देश में अपने इकोनॉमी में भेजेंगे। इसीलिए वर्किंग वीजा देने में बहुत कंट्रीज को मतलब थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है। ठीक है, वो इतनी आसानी से देना नहीं चाहते वर्किंग वीजा। ठीक है, तो एनीवेज अगर ओसीआई कार्ड है आपके पास तो आप इंडिया में आपको बार बार वीजा नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा। आप मल्टीपर्पज मल्टीपल टाइम्स मल्टीपर्पज काम के लिए इसको यूज कर सकते हो। और आपको फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। राइट, ओके। If an individual is registered as an OCI for a period of 5 years, he is eligible to apply for Indian citizenship। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीक के लास्ट सेशन में, कि अगर किसी के पास OCI कार्ड 5 साल के लिए है तो वो एलिजिबल हो जाता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, उसको 12 महीने बस रहना पड़ता है। ओके। At all Indian international airports, OCI card holders are provided with special immigration counter। Immigration counter अलग बनता है। Okay. Most important, OCI card holders can open special bank account in India। बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं ये लोग। By non-farm property। Non-farm property मतलब क्या हो गया? आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, जस्ट टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द फार्मर्स, तो आप बाकी लैंड खरीद सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली विद सम अदर रेस्ट्रिक्शंस या फिर कंडीशंस। ठीक है, बट आपको नॉन फार्म प्रॉपर्टी ही मिलेगा। एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर पैन। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है ना, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट। इनको वोटिंग राइट नहीं मिल सकता। कैन नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते वो लोग, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। परचेज एग्रीकल्चरल और फार्मलैंड ये नहीं खरीद सकते। ठीक है, कैन नॉट एक्चुअली इस सेंटेंस इस फ्रेज के लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल और फार्मलैंड नहीं ले सकते। कैन नॉट ट्रेवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना रेस्ट्रिक्टेड या सेंसिटिव एरियाज में वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप आपको ओसीआई क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशंस पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लिंक शेयर कर देना चैनल का अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, सो दैट आपके साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो सके। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ओसीआई वर्सेस पीआईओ उसका एक पूरा चार्ट बेसिकली क्या है, 4-5 पॉइंट्स में उसका पूरा डिफरेंशिएशन वो चाहिए कि अगर चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सेशंस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।